हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस बायोलॉजी क्लासेस। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। आज हम लोग इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम जो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चंस आया हुआ है नीट में, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। तो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम्स जो होता है, क्या होता है, मेनी membranous cell organelles are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated। बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स जो है उसको इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि उनका जो फंक्शन होता है वो कोऑर्डिनेटेड होता है। ठीक है। Each membranous cells organelles which are included in endomembrane system is distinct in term of its structure and functions। जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत रखे गए हैं वो स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। ठीक है। इसका एग्जांपल्स है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोजोम्स हो गया, वैक्यूल्स हो गया। ठीक है। इसको याद रखना जरूरी है कि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत क्या क्या आएगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आएगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स आएगा, लाइसोजोम्स आएगा और वैक्यूल्स आएगा। आज हम लोग इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, पेरोक्सीजोम है, ग्लाइऑक्सीजोम्स है, ये सब जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते हैं। The mitochondria, chloroplast, peroxisome, glyoxysomes are not considered as part of endomembrane system because their functions are not coordinated with the cell organelles of endomembrane system। जो सेल ऑर्गेनेल्स इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इंक्लूड है उससे जो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीजोम और ग्लाइऑक्सीजोम्स जो है ये कोऑर्डिनेटेड नहीं करता है, इसलिए ये जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं रखा गया है। ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब देखा गया है ना यूकैरियोटिक सेल्स में, तो देखा गया है कि नेटवर्क या रेटिकुलम जो है टीनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क जो है साइटोप्लाज्म में जो है बिखरा हुआ है, उसको ये कहा गया कि ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियर पोर हो गया। तो ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का 3 फॉर्म होता है। एक हो गया सिस्टर्नी, दूसरा वेसिकल्स, तीसरा टिब्यूल्स। तो सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी जो है दे आर लॉन्ग फ्लैट sac like and parallel interconnected parts of endoplasmic reticulum। Sorry, they are found in cells actively involved in protein synthesis। ये सिस्टर्नी जो है वैसे सेल्स में पाएंगे जो प्रोटीन सिंथेसिस में जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है।
ये जो है सिस्टर्नी का स्ट्रक्चर हो गया। ये इंटरकनेक्टेड भी है। सेकेंड चीज है वेसिकल्स। वेसिकल्स आर राउंड और ओवल सैक्स विच अपीयर्स एज ए स्मॉल वैक्यूल्स। ये स्मॉल वैक्यूल्स की तरह जो है ये अपीयर होगा। ये वैक्यूल्स रिमेन्स आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आइसोलेटेड रहेगा, इसको माइक्रोजोम भी कहा जाता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। थर्ड है ट्यूब्यूल्स। थर्ड है ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स आर ट्यूब लाइक एक्सटेंशंस which may connect with cisternae or vesicles to form a reticle system। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक, ये ब्रांच अनब्रांच भी हो सकता है, इरेगुलर इरेगुलर। तो ये क्या करेगा, सिस्टर्नी से या वेसिकल से जो है कनेक्ट करके और एक रेटिकुलर सिस्टम जो है बनाएगा। ये कौन, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस को जो है दो भाग में डिवाइड कर देगा। ये अगर सेल हो गया, ये सेल हो गया, ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ठीक है, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या हो गया, ये तो क्या करेगा, दो पार्ट में जो है ना कंपार्टमेंट को जो है इंट्रासेलुलर स्पेस। इंट्रासेलुलर स्पेस का मतलब हो गया सेल के अंदर का स्पेस। सेल के अंदर के स्पेस को जो है दो पार्ट में भाग देगा। ये एक लुमिनाल कंपार्टमेंट है। तो लुमिनाल कंपार्टमेंट जो होगा क्या होगा, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर का जो कंपार्टमेंट होगा उसको कहेंगे लुमिनाल कंपार्टमेंट। जैसे ये सब जो है इसके अंदर का जो भाग है ये है क्या, लुमिनाल कंपार्टमेंट। और उसके बाद जो है जो लुमिनाल कंपार्टमेंट है ये इसके अंदर वाला भाग ये लुमिनाल हो गया। और इधर जो है क्या हुआ, इधर जगह जो खाली है उसको कहेंगे एक्स्ट्रा लुमिनाल कंपार्टमेंट। ठीक है, उसको कहेंगे एक्स्ट्रा लुमिनाल कंपार्टमेंट। ठीक है, तो लुमिनाल कंपार्टमेंट क्या हो गया, इनसाइड द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्पेस हो गया उसके अंदर का जो स्पेस हो गया, ठीक है, वो हो गया लुमिनाल कंपार्टमेंट। और उसके बाहर का जो स्पेस हो गया एक्स्ट्रा लुमिनाल कंपार्टमेंट, तो वो हो गया क्या, एक्स्ट्रा लुमिनाल कंपार्टमेंट। दिस इज द स्पेस outside the endoplasmic reticulum in the cytoplasm, that is rest of cytoplasm। जो इंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस और ये जो है ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद का जो पार्ट है साइटोप्लाज्म में वो हो गया एक्स्ट्रा लुमिनल कंपार्टमेंट। ठीक है, अब ये जो ईआर है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो तरह का हो गया। ठीक है, दो तरह का हो जाएगा, ऑन द बेसिस ऑफ परजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पर ऑन द बेसिस ऑफ परजेंस और एब्सेंस ऑफ राइबोसोम ऑन आउटर सरफेस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर परजेंट और नहीं होगा या एब्सेंट होगा, उसके आधार पर दो तरह का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। एक होगा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होगा स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये जो है, ये देखिए इसमें जो है ये हो गया रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या है, ये राइबोसोम लगा हुआ है, राइबोसोम लगा हुआ है ना, तो ये क्या है, रूखड़ा है, इसलिए इसको कहेंगे रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये देखिए ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये सब जो क्या है, ये स्मूथ है, इसमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है नहीं लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ गए, मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा।
तो फर्स्ट जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बियरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अपने सरफेस पर जो है राइबोसोम बियर करेगा उसको कहेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसको जो है ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड जो है क्या है, सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या रहेगा, उसके सरफेस पर जो है राइबोसोम नहीं रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका फंक्शंस क्या होगा राइबोसोम का। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज frequently observed in the cells actively involved in the protein synthesis and secretion। ये वैसे सेल में जो है कि ज़्यादा रहेगा जो प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। सेकंड है RER, मतलब आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, एक होगा राइबोफ्लोरिन्स 1 एंड सेकंड है राइबोफ्लोरिन 2। ये जो है अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम में मदद करेगा। क्या करेगा, राइबोसोम्स RER हैव टू टाइप्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, राइबोफ्लोरिन फर्स्ट एंड राइबोफ्लोरिन सेकंड। ये जो है क्या मदद कर, अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ये राइबोसोम को जो है राइबोसोम को अपने सरफेस पर चिपकाने में जो है ये मदद करेगा दोनों प्रोटीन। थर्ड है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प टू प्रोड्यूस लाइसोसोम इन कंजुगेशन विथ गोल्गी apparatus। गोल्गी apparatus या इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी बॉडी से मिल के जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, लाइसोसोम का भी निर्माण करेगा। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मोस्टली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी एंड ट्यूब्यूल्स। ट्यूब्यूल्स जो है बहुत ही कम मात्रा में रहता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना मोस्टली किस चीज़ से बना रहेगा, सिस्टर्नी से, और थोड़ा बहुत जो है ट्यूब्यूल्स भी रहेगा, ठीक है। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एक्सटेंसिव एंड कंटिन्यूअस विथ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, ये आउटर मोस्ट न्यूक्लियस जो है उसका एक्सटेंसिव है और उसका जो है कंटिन्यूअस उसी से हो जाता है। मतलब ये जो बाहरी उसका आउटर मोस्ट, ये जो आउटर मोस्ट लेयर हो गया न्यूक्लियस जो है, इसका मेम्ब्रेन डबल लेयर ये भी होगा न्यूक्लियस का। तो इसका जो आउटर मोस्ट है इससे जो है इसका एक्सटेंशन जो है किसके रूप में होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में, ठीक है। वही बोल रहा है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस रूप है। कैसे, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस का जो है ये एक्सटेंसिव और कंटिन्यूअस जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और सेकंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स ऑन देयर आउटर सरफेस दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो हम लोग देखे उसमें क्या होगा, राइबोसोम नहीं होगा उसके सरफेस पर। जब राइबोसोम उसके सरफेस पर नहीं होगा तो चिकना दिखाई देगा, इसलिए उसको कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मेनली जो है ACR मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मोस्टली मेड अप ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स से बना रहेगा। और सॉफ्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है किस चीज़ से बना रहा था, सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल से। और सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली बना रहेगा किससे, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल से, ठीक है। इसको ऑल्सो कॉल्ड ए ग्रेनुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ए ग्रेनुलर का मतलब क्या हुआ, ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मतलब जिसमें जो है
राइबोसोम जिसके सरफेस पर रहेगा वो ग्रेनुलर हो गया जैसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है एग्रुलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको बोलते हैं। ठीक है, जो मसल्स में जो सार्कोप्लाज्म रहता है रेटिकुलम उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है मेनली जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है, जो मसल्स में रहेगा उसको कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है, ये कैल्शियम को स्टोर करेगा और मसल्स कॉन्ट्रैक्शन में जो है काम करेगा। ठीक है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या है, कैल्शियम का मसल कॉन्ट्रैक्शन में बहुत बढ़िया योगदान है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में। तो ये क्या करेगा, स्टोर करेगा मसल्स में, इसको कहेंगे जो मसल्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है रहेगा वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज फाउंड इन मसल सेल्स विच इज ए फॉर्म ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच स्टोर कैल्शियम आयन फॉर रिलीज ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शंस देखिए। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipid। ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका फंक्शंस है, ये क्या करता है, लिपिड का जो है सिंथेसिस करता है। एनिमल सेल्स में जो है लिपिड एंड उसके तरह का जो एस्ट्रॉयड हार्मोन है वो भी सिंथाइज हो जाता है, किसमें, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इन एनिमल सेल्स lipid like steroidal hormones are synthesized in a smooth endoplasmic reticulum. Third, it also takes part in detoxification of toxic chemicals with the help of cytochrome P450 P450। ठीक है, ये क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल्स, जो टॉक्सिक केमिकल्स है उसको डिटॉक्स भी करता है, किसके मदद से, साइटोक्रोम P450 के मदद से। ठीक है, अब सिंथेटिक प्रोडक्ट्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन RER, मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पास ऑन टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स थ्रू SER। जो सिंथेटिक प्रोडक्ट जो RER में जो भी सिंथेटिक प्रोडक्ट जो बनता है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स के में जाता है, किसके मदद से, SER के मदद से। ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का कर लेते हैं। जैसे ये 2023 नीट में आया था, Which of the following are not considered as the part of endomembrane system। इसमें जितना भी ये दिया हुआ है सेल ऑर्गेनेल्स, इसमें पूछ रहा है कि नॉट कंसिडर्ड एज इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि दिमाग में आना चाहिए कि कौन कौन जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है और कौन कौन इसमें प्रेजेंट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इंडोमेम्ब्रेन का सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये देखिए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ये है। तो बी और डी छांट लिए, उसके बाद जो है कि ए डी ई जिसमें रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो ए डी ई किस में है, ए सी और ई, ए सी इसमें है, तो इसका हो जाएगा आंसर ए सी ई, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है, द ऑर्गेनेल्स that are included in the endomembrane system are। अब कह रहा है कि वैसा ऑर्गेनेल्स जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम्स में इंक्लूड है। तो इसमें देखिए
ये माइटोकॉन्ड्रिया एक ठो है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जिसमें आ गया तो ये इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रहेगा। अब इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये ऐसे ही छट गया, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है, वैक्यूल्स है। तो आंसर कौन हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। ये फिर इसमें माइटोकॉन्ड्रिया आ गया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है ना, ये राइबोसोम है, इसलिए क्या करेंगे, ये पार्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया है, इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इनकरेक्ट। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेस्पेक्ट में क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो फर्स्ट है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER हैज राइबोसोम अटैच टू ER, ये ठीक है, इनकरेक्ट पूछ रहा है। और सेकेंड जो है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, तो सही बात है, इसमें जो है राइबोसोम सॉफ्ट में नहीं रहता है। अब थर्ड है इन प्रोकैरियोटिक ओनली RER प्रेजेंट, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, तो इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा कि इनकरेक्ट, तो ये हो जाएगा सी। सी इसलिए हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं पाया जाएगा। मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स किस में पाया जाएगा, ये पाया जाएगा आपका यूकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नीट 2018 में है, आया हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट ऑकर इन रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कौन सा घटना जो है नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, क्लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, ये सारा चीज़ होता है, लेकिन ये फास्फोलिपिड सिंथेसिस जो है ये जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, ये होता है किस में, ये होता है सॉफ्ट इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ये होता है नॉट ऑकर लिखा हुआ है, तो नॉट ऑकर का मतलब हो गया नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो आंसर हो गया ये। ठीक है, आंसर ये हो गया डी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं गोल्गी अपैरेटस। गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस को ही हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस को ही गोल्गी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो इसको सबसे पहले जो है ना कैमिलो गोल्गी जो थे 1898 में, इसको जो है ऑब्जर्व किए। गोल्गी अपैरेटस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय कैमिलो गोल्गी इन 1898 एज डेंसली स्ट्रैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर नियर द न्यूक्लियस। ये जो है न्यूक्लियस के पास जो है सबसे पहले कैमिलो गोल्गी जो है 1898 में जो है एक डेंसली स्ट्रैंड रेटिकुलर स्ट्रक्चर के रूप में जो है, देख रहे हैं ये कितना जो है गाढ़ा रंग है इस सब का, ये गोल्गी अपैरेटस का, ये न्यूक्लियस के नज़दीक जो है ये सबसे पहले कैमिलो गोल्गी जो है इसको ऑब्जर्व किए थे। बाद में उन्हीं के नाम पर जो है ना, दे वर लेटर नेम्ड गोल्गी बॉडीज आफ्टर हिज नेम, उनके नाम पर जो है ना गोल्गी बॉडीज इसका नाम दिया गया।
गोल्गी अपैरेटस जो है नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ये नहीं पाया जाएगा क्योंकि ये भी जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे माइकोप्लाज्मा हो गया, पीपीएलओ हो गया, साइनोबैक्टीरिया, इसी को ब्लू ग्रीन अलगी भी कहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया और बैक्टीरिया, ये सारा चीज़ में जो है ये गोल्गी अपैरेटस नहीं पाया जाएगा। और जो है यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ एक्सेप्शंस है, नहीं तो मैक्सिमम जो है सेल्स में यूकैरियोटिक के मैक्सिमम सेल में पाया जाता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जैसे आरबीसी ऑफ मैमल्स, स्पर्म्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स और सीव सेल्स ऑफ प्लांट्स, ये सारा चीज़ में जो है नहीं पाया जाएगा और उसके बाद और सब सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है। गोल्गी apparatus is formed of a number of unconnected units in plant cells called dictyosomes। जो प्लांट में जो गोल्गी अपैरेटस होगा ना वो अनकनेक्टेड होगा। ठीक है। जैसे ये सब ऐसे मान लीजिए कि ये है, तो ये जो है एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा, एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा। इसमें प्लांट में जो गोल्गी अपैरेटस पाया जाएगा उसको कहेंगे डिक्टियोसोम्स। ठीक है, प्लांट वाला को कहेंगे डिक्टियोसोम्स। और एनिमल्स वाला जो है ना, जो एनिमल्स में जो पाया जाएगा वो मेनली जो है कि आपका मानिए कि सिस्टर्नी जो है, सिस्टर्नी में मेन उसका पार्ट है गोल्गी अपैरेटस का। देखिए ये जो है, ये जो पार्ट है, ये इसमें ये जो पार्ट है, ये सब जो पार्ट है ये क्या है, सिस्टर्नी है। तो सिस्टर्नी मेन पार्ट है, लेकिन ये सिस्टर्नी जो है वापस में जो है ना ये इंटरकनेक्टेड होता है। और एनिमल में जो है क्या रहेगा, ये इंटरकनेक्टेड हो रहेगा और जो प्लांट्स है उसमें इंटरकनेक्टेड नहीं रहेगा। तो प्लांट्स वाले को जो है डिक्टियोसोम्स कहेंगे। तो ऐसे इसका 4 पार्ट हो गया, सिस्टर्नी हो गया, ट्यूब्यूल्स हो गया, वेसिकल्स हो गया और वैक्यूल्स हो गया। तो सिस्टर्नी जो है कैसा रहेगा, सिस्टर्नी जो है फ्लैट रहेगा, डिस्क रहेगा और इसका मेन ये जो डायमीटर याद रखना जरूरी है। इसका जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना रहेगा, 0.5 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर रहेगा सिस्टर्नी का। ठीक है। दे आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, ये क्या रहेगा, एक दूसरे पर जो है ना ये ऐसे स्टैक्ड रहेगा। ठीक है। जैसे देखते हैं ईंटा जो है घर बनाने के लिए आता है तो कैसे एक दूसरे पर स्टैक रहता है, एक दूसरे पर, वैसे ये स्टैक रहेगा, एक दूसरे पर ऐसे रहेगा। ठीक है। ये नंबर ऑफ सिस्टर्नी जो है वैरीड करेगा, प्लांट के मतलब प्लांट या एनिमल में जो है ये जो है वैरी करेगा उसके एक्टिविटी पर, सेल के एक्टिविटी पर। वैरीड नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट इन गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में जो है सिस्टर्नी का जो नंबर होगा वो किसी में कुछ रहेगा, किसी में कुछ रहेगा। डिफरेंट सेल के मतलब सेल जो है किस तरह के सेल में सिस्टर्नी प्रेजेंट है उसके अनुसार इसका नंबर जो है चेंज होते रहेगा। द गोल्गी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct convex or forming face and concave trans और maturing face। ये जो है न्यूक्लियस के पास जो है ना, न्यूक्लियस के पास जो है ये न्यूक्लियस हो गया, ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके पास जो है ना इसका सीस फेस रहेगा। सीस फेस को जो है क्या कहेंगे, सीस फेस को ही फॉर्मिंग फेस कहेंगे। तो फॉर्मिंग फेस जो है सीस फेस, इसी में जो है ना ये
कोई भी वैक्यूल्स आएगा इससे सॉफ्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो ये रिसीव करेगा जो है सीस फॉर्म जो है वो इसको रिसीव करेगा। ये इसलिए ये इसको कहेंगे ये कॉन्वेक्स सीस और फॉर्मिंग फेस कहेंगे। और इसमें जो है कोई भी जो आएगा मटेरियल उसको इसके अंदर मॉडिफिकेशन होगा और ट्रांस फेस से जो है बाहर निकलेगा, जो है ना ट्रांस फेस से बाहर निकलेगा। तो इसको कहेंगे जो बाहर निकालने वाला, ये यहाँ घुसा कोई चीज़ सीस फेस में और ट्रांस फेस से निकलेगा, तो ट्रांस फेस से निकलेगा तो उसको कहते हैं कॉनकेव ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। अब देखिए सीस और ट्रांस फेस जो है ना इंटायरली डिफरेंट है बट इंटरकनेक्टेड है। ये यहाँ जो सीस फेस का ये जो सिस्टर्नी है और ये सिस्टर्नी है, दोनों में अंतर है लेकिन दोनों क्या है इंटरकनेक्टेड है। और प्लांट में क्या था इंटरकनेक्टेड नहीं था, ठीक है। और ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स जो है फॉर्म नेटवर्क टुवर्ड द पेरिफेरी एंड मैच्योरिंग फेस arises ड्यू टू फेनेस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टर्नी। ये क्या होगा, ये ट्यूब्यूल्स जो है ना ये इसके पेरिफेरी में और मैच्योरिंग फेस में जो है ना, मैच्योरिंग फेस ये देखिए मैच्योरिंग फेस हो गया, ये फॉर्मिंग फेस हो गया, ये मैच्योरिंग फेस हो गया, ये सिस्टर्नी हो गया। तो ये जो ट्यूब्यूल्स है, ट्यूब्यूल्स कहाँ रहेगा, इसके बगल में रहेगा, बगल में बनेगा या इसके जो है ये मैच्योरिंग फेस के तरह बनेगा। और ये जो है एराइजेज ड्यू टू फेनेस्ट्रेशन ऑफ सिस्टर्नी। सिस्टर्नी में जो है ना क्या होगा फेनेस्ट्रेशन मतलब होल टाइप का होगा, उससे जो है ये क्या होगा कि सिस्टर्नी के फेनेस्ट्रेशन से जो है ट्यूब्यूल्स बनेगा। और ये ट्यूब्यूल्स क्या करेगा डिफरेंट जो है सिस्टर्नी को इंटरकनेक्ट करेगा, इससे और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा। इस ट्यूब्यूल्स क्या करेगा, ये जो सिस्टर्नी है इसको क्या करेगा कनेक्ट करा देगा वापस में, तो और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना देगा इसको। उसके बाद वेसिकल्स जो होता है वो छोटा सेक्स है, जो ये ट्यूब्यूल्स है ना उसके टिप पर जो है टिप पर रहता है, उसी से टूट कर अलग हो गया, उसको वेसिकल्स कहेंगे। दे आर स्मॉल सैक्स अटैच टू द टिप ऑफ द ट्यूब्यूल्स पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। उसके बाद टूट गया, वो वेसिकल्स हो गया। और ये जो गोल्गियन वैक्यूल्स है वो जो है बड़ा होगा, लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स एंड आर एक्सटेंडेड पार्ट्स ऑफ द सिस्टर्नी। जो सिस्टर्नी है उसका एक्सटेंडेड पार्ट होता है और वो जो होता है गोल्गियन वैक्यूल्स वो बड़ा होता है। तो गोल्गियन वैक्यूल्स डेवलप फ्रॉम द ट्रांस और मैच्योरिंग फेस। ये जो है गोल्गियन वैक्यूल्स कहाँ से अराइज करेगा, ट्रांस फेस से। ये ट्रांस फेस जो है यहाँ से जो है अराइव करेगा, यहाँ से जो है आपका वैक्यूल्स जो है अराइज करेगा, ठीक है। वैक्यूल्स कंटेंस ग्रेनुलर और एमॉर्फस सब्सटेंस, दाना दाना टाइप का और एमॉर्फस टाइप सब्सटेंस जो है ये कंटेन करेगा। और इसी में कुछ वैक्यूल्स जो है लाइसोजोम के रूप में बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका फंक्शंस, गोल्गी apparatus प्रिंसिपली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स। ये मेनली पैकेजिंग मटेरियल के रूप में काम करता है। दीज पैक्ड मटेरियल्स डिलीवर्ड either to the intracellular targets or secreted outside the cells। ये शरीर में जो सेल्स है उसके ज़रूरत के अनुसार जो है, जैसे सेल है तो उसको भी तो न्यूट्रिशन से लेके सारा चीज़ ज़रूरी है, तो अंदर जो सेल के अंदर जो खपत होगा उसके लिए भी जो है इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर भी ये डिलीवर करेगा और सेल के बाहर भी जो है क्या करेगा, जो पैक्ड मटेरियल है वो डिलीवर करेगा। मटेरियल्स टू बी पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स
from the ER fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards maturing phase. जो मटेरियल्स जो है पैक हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, वेसिकल्स के रूप में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो पैक होकर आ रहा है वो क्या हुआ, सीस फेस गोल्गी apparatus के सीस फेस से जो है क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा। गोल्गी apparatus के सीस फेस से जो है, सीस फेस ये हो गया, सीस फेस से जो है यहाँ ये हो गया, सीस फेस से फ्यूज हो जाएगा और उसके बाद क्या करेगा वो ट्रांस फेस में उसका मॉडिफिकेशन करते हुए ट्रांस फेस से क्या होगा, बाहर निकलेगा। क्या करेगा, मैचूरिंग ये हो गया, गोल्गी मैचूरिंग फेज से बाहर निकल गया। दैट इज वाई गोल्गी apparatus रिमेन्स इन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, क्लोज जो है एसोसिएशन में रहता है। ए नंबर ऑफ प्रोटीन्स synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from the trans phase। प्रोटीन्स जो है जो सिंथेसाइज हो रहा है जो राइबोसोम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उससे वो क्या होता है, सिस्टर्नी ऑफ गोल्गी apparatus से क्या होगा, मॉडिफाई करेगा और ट्रांस फेज से जो है रिलीज कर जाएगा। अब गोल्गी apparatus जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत क्वेश्चंस आता है इसमें। गोल्गी apparatus इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब ग्लाइकोलेशन ऑफ प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स माने ग्लाइकोलेशन ऑफ लिपिड। मतलब ग्लूकोज जुट गया प्रोटीन से तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलेशन ऑफ प्रोटीन्स, और ग्लूकोज जो है लिपिड से जुट गया तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ लिपिड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आते रहता है। अब एक्रोजोम जो है स्पर्म का जो है एक्रोजोम है वो भी जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वेसिकल्स से जो है वो सिंथेसाइज करता है। एक्रोजोम क्या करता है, एक्रोजोम क्या करेगा, एक जो मेम्ब्रेन रहेगा ओभा जो रहेगा उसके मेम्ब्रेन को क्या करेगा, डिजोल्व करके उसके अंदर जाने में मदद करेगा। तो ये जो एक्रोजोम ऑफ मेम्ब्रेन है उसमें भी क्या करेगा, गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है वेसिकल्स के रूप में उसमें सिंथेसाइज करता है एक्रोजोम को। एक्रोजोम ऑफ एनिमल्स स्पर्म इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्गी कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ इट्स वेसिकल्स। ठीक है। गोल्गी apparatus ट्रांसफॉर्म मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को भी ट्रांसफॉर्मेशन करने में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में करने में भी मदद करता है। ठीक है। जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन है उसको आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बदल दिया, सेलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन ऑफ लाइसोसोम में बदल दिया। तो गोल्गी apparatus जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन में भी मदद करता है। नेक्स्ट है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को डिस्कवरी जो किए थे वो क्रिस्टियन डी ड्यूवे किए थे। ठीक है। Lysosomes are small vesicles which are included by single membrane and contain hydrolytic enzymes। ये सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ रहेगा ये मेम्ब्रेन, इसका जो ये सिंगल मेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन से घिरा हुआ है और उसमें जो है हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रहेगा। These are membrane bound vesicular structure formed by process of packaging in Golgi apparatus। ये जो है गोल्गी apparatus में पैकेजिंग जो होता है, जो प्रक्रिया पैकेजिंग का प्रक्रिया होता है कि उसके प्रक्रिया के दौरान जो है ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है मतलब लाइसोसोम है उसका निर्माण होता है। ठीक है। द आइसोलेटेड लाइसोसोमल vesicles have been found to be very rich in almost all types of hydrolytic enzymes। ये इस एंजाइम्स को क्या कहते हैं, हाइड्रोलेज कहते हैं।
जैसे लाइपेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, कार्बोक्सिलेज हो गया, न्यूक्लिएज हो गया, ये सारा चीज़ जो इसको क्या कहेंगे, सामूहिक टर्म होता है हाइड्रोलेजेज। ये क्या करेगा, ये मेनली जो है काम करता है ऑप्टिमली एक्टिव जो रहता है किसमें, एसिडिक पीएच में रहता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर ऑप्टिमली एक्टिव इन द एसिडिक पीएच। These hydrolytic enzymes are capable of digesting carbohydrate, proteins, nucleic acid। यहाँ न्यूक्लिक एसिड से लेके लिपिड वगैरह सबको जो है इसको डाइजेस्ट करने में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो है मदद करता है, ठीक है। और एसिडिक कंडीशन जो है ना मेंटेन होता है, हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन जो है लाइसोसोम के अंदर पंप करते रहता है। एसिडिक conditions are maintained by pumping of hydrogen ion and proton inside the lysosome। लाइसोसोम के अंतर्गत जो है हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन जो है पंप किया जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, उसका एसिडिक नेचर जो है मेंटेन रह रहा है। सर्टेन पीएच जो है करीब 4.5 के आसपास रहता है, ये मेंटेन करता है, सेल जो है मेंटेन किए हुए रहता है हाइड्रोजन और या प्रोटॉन को पंप करके। Lysosomes are called suicidal bags due to presence of large number of hydrolytic enzymes inside the lysosome। इसको सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो तो एक सिंगल मेम्ब्रेन से बना हुआ है, इसमें बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। सिंगल मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। अगर ये किसी तरह से ये जो मेम्ब्रेन फट गया तो क्या होगा, जो शरीर में और सब जो सेल है ऑर्गेनेल्स है, उसका जो सेल ऑर्गेनेल्स जो भी है उस किस चीज़ से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है, लिपिड से बना हुआ है या न्यूक्लिक एसिड से बना हुआ है, तो उसको क्या करेगा, डाइजेस्ट कर देगा। तो डाइजेस्ट कर देगा तो क्या होगा, दिक्कत कर देगा शरीर में। ऑल एनिमल सेल्स हैव लाइसोसोम्स एक्सेप्ट आरबीसी। जितना एनिमल सेल्स जितना भी है सब में लाइसोसोम पाया जाता है, सिर्फ जो है आरबीसी को छोड़ के। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम इज टेक ओवर बाय लार्ज वैक्यूल्स विच इज प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड फंगाई। और प्लांट और फंगाई में अगर आप पूछिएगा कि भाई लाइसोसोम होता है कि नहीं, तो लाइसोसोम जो है के बदले जो है इसमें तो बहुत बड़ा वैक्यूल्स रहता है। जो आपका जो इसमें जो वैक्यूल्स रहता है, मैक्सिमम जो पार्ट रहता है वो क्या करेगा, वो तो ऑक्यूपाई कर लेगा वैक्यूल्स प्लांट सेल्स में, और फंगाई में भी, कुछ फंगाई में भी है, तो वो तो एक्ट करेगा लाइसोसोम के बदले। ये लार्ज वैक्यूल्स जो रहेगा वही उसके बदले काम कर लेगा। लाइसोसोम्स फॉर्म शो क्या, पोलीमॉर्फिज्म जो है शो करता है, मतलब बहुत सारा रूप इसका रहेगा। एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन मार्फोलॉजिकल फॉर्म, उसको कहेंगे पोलीमॉर्फिज्म। ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजी एंड फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम्स, 4 टाइप्स लाइसोसोम्स जो है ना, मार्फोलॉजी और फंक्शंस के आधार पर 4 तरह के, एक तो होगा प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, रेसिडुअल लाइसोसोम्स और ऑटोफेगी, ठीक है। तो जो प्राइमरी लाइसोसोम्स होगा, these are newly formed lysosomes which are pinched off from the Golgi apparatus। गोल्गी apparatus से जो पिंच हो गया तो फ्रेश लाइसोसोम्स है, उसको कहेंगे प्राइमरी, ठीक है। और जो सेकेंडरी होगा, सेकेंडरी जो लाइसोसोम होगा उसको कहेंगे हेटेरोफेगोसोम या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स। या डाइजेस्टिव वैक्यूल्स क्यों कहेंगे, क्योंकि ये जो है ये फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फूड कंटेनिंग फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम। जो फैगोसोम है, फैगोसोम मतलब फूड कंटेनिंग, फूड है कंटेन किए हुए है कोई, उसको कहेंगे फैगोसोम। इसमें जो है प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज कर गया, प्राइमरी लाइसोसोम इसमें फूड भरा हुआ है, इसमें लाइसोसोम फ्यूज कर गया। तो फ्यूज कर गया तो क्या किया, उस फूड जो ये जो फैगोसोम है, फैगोसोम के अंदर फूड भरा हुआ है,
उसके अंदर ये लाइसोजोम फ्यूज कर गया, तो लाइसोजोम फ्यूज कर गया तो क्या करेगा, उसका जो फूड है उसको पचा देगा, और पचा देगा तो जो यूजफुल मटेरियल्स है वो क्या करेगा, सेल से बाहर चला जाएगा साइटोप्लाज्म में, उसको सेल अपना यूज करेगा। और जो नहीं पचा, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, वो क्या हो गया, उसमें रह जाएगा उसके अंदर। तो वो जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसको कहेंगे रेसिडुअल लाइसोजोम्स, रेसिडुअल बॉडीज और टर्शियरी लाइसोजोम्स। इसमें क्या रहेगा, अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स रहेगा वो उसको कहेंगे रेसिडुअल लाइसोजोम्स। और फोर्थ है ऑटोफेगी लाइसोजोम्स, इसको ऑटोलाइसोजोम्स या ऑटोफेगोजोम भी कहा जाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ मेनी प्राइमरी लाइसोजोम्स अराउंड worn out or dead organelles, wrap them with vacuolar membrane, digest them with autophagy। ये जो भी है, ये ऑटोफेजिक वैक्यूल्स क्या करेगा, बहुत सारा प्राइमरी वैक्यूल्स जो क्या करेगा, जो वर्न आउट सेल्स है, जो बूढ़ा हो गया है, सेल्स काम नहीं कर पा रहा है उतना या मर गया है, उसको क्या करेगा, उसके चारों तरफ ये है, उसके चारों तरफ से ये क्या करेगा, ये एक आवरण बना लेगा और उसके अंदर फ्यूज हो जाएगा, फ्यूज होके उसको पचा देगा। तो ये क्या करेगा, इसको ऑटोफेजिक वैक्यूल्स कहेंगे। ठीक है। इन द मेटामॉर्फोसिस ऑफ सेवरल एनिमल्स, जैसे टूनिकेट्स हो गया, एम्फीबियंस हो गया, सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हील्स एंड टेल्स आर डाइजेस्टेड ड्यू टू ऑटोलिसिस और ऑटोडाइजेशन। जैसे आप एम्फेबिया के मेंबर्स में देखेंगे या टूनिकेट्स के मेंबर्स में देखेंगे, जैसे टेडपोल आप देखते होंगे, जो मेढक है राना टाइग्रिना, जो मेढक है उसका जो टेडपोल होता है उसमें क्या होता है, पूंछ होता है, उसमें पूंछ होता है, और जब एडल्ट होता है तो क्या है, पूंछ गायब हो जाता है। ये जो एडल्ट, ये जो टेडपोल रहता है उसमें पूंछ होता है, पूंछ रहता है, वो क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस के दरमियान जो है ये पूंछ गायब हो जाता है। तो ये वो इसी के बारे में बोल रहा है, जो मेटामॉर्फोसिस होगा तो उसमें क्या करेगा, ऑटोफेगी के द्वारा जो है पूंछ उसका खा जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, पूंछ गायब हो गया, पूंछ गायब हो गया, अब मेढक बन गया। तो मेढक को पूंछ थोड़े रहता है, टेडपोल को रहता है। तो टेडपोल के टेल को क्या किया, डाइजेस्ट कर गया। उसी को कह रहा है कि ये भी किसके कारण हो रहा है, ये भी जो है एटोफेगी जो है ये भी प्राइमरी लाइसोजोम्स के कारण हो रहा है। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। which is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids in eukaryotic cells। यूकैरियोटिक सेल्स में जो है ना, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का जो है ना, कौन सा इम्पोर्टेंट साइट, कौन बनाता है इसको, तो इसमें आंख मूंद के मार देना है, गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। ठीक है। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। lysosomes are formed by process of packaging in the endoplasmic reticulum। लाइसोजोम्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से थोड़े बनता है, ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से नहीं बनता है, ये आपका गलत है, यही पूछ रहा है। लाइसोजोम्स हैव न्यूमरस हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाँ रहता है। द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोजोम्स आर एक्टिंग इन एसिडिक पीएच, यस एसिडिक पीएच में काम करता है। लाइसोजोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यस ये लाइसोजोम्स जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है, लेकिन ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पैकेजिंग से नहीं बनता है। ये इसका जो है नॉट करेक्ट, मतलब ये करेक्ट नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा
ए। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। ये कह रहा है कि ये जो नीचे जो ऑर्गेनेल्स का जोड़ा दिया गया है उसमें कौन सा है जो जिसमें डीएनए नहीं रहता है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर इन्वेलप में तो डीएनए नहीं रहेगा लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में ये कह रहा है नॉट कंटेन, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रहेगा, यहाँ क्लोरोप्लास्ट में रहेगा। ये देखिए लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स इसमें नहीं रहेगा, तो ये आंसर हो गया डी। डी आंसर हो गया इसका। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच दी कॉलम 1 एंड कॉलम 2। कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। कॉलम ए में है क्या, गोल्गी अपैरेटस, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स, राइबोसोम्स, और इसमें है इसका फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, डाइजेशन बाइकोमोल। देखिए तो गोल्गी अपैरेटस का क्या काम है। गोल्गी अपैरेटस जो है, गोल्गी अपैरेटस आपको फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइको प्रोटीन्स एंड लिपिड्स करेगा। तो ए का थर्ड होगा, तो ए का थर्ड हो गया तो चाहे ए होगा चाहे सी होगा, यही ना होगा। अब बी लाइसोसोम्स है, तो लाइसोसोम्स क्या करेगा, डाइजेस्टिंग बायोमोलिक्यूल्स, तो बी का 4 होगा, तो बी का 4 और सब में किसी में है ही नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा कौन, ए आंसर हो जाएगा ए। ये क्यों आंसर होगा, देखे दो ठो मिलाए और सब में है ही नहीं तो मार दिए इसको। ऐसे सी का भी देख लीजिए, वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है। वैक्यूल्स का क्या फंक्शन है, ये ट्रैप वेस्ट एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हो जाएगा। राइबोसोम तो सब जानबे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में काम आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है किस चीज़ में पार्टिसिपेट करता है, तो गोल्गी फैटी एसिड ब्रेकडाउन, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, एक्टिवेशन इन अमीनो एसिड। तो ये क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ सेक्रेटरी वेसिकल्स, सेक्रेटरी वेसिकल्स को बनाता है, तो ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है, ए सेल ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ए सेल ऑर्गेनेल कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। हाइड्रोलिटिक एंजाइम किस में रहेगा, ये तो लाइसोसोम्स में रहेगा। ठीक है, लाइसोसोम्स में रहेगा। अब नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इंक्लूड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। तो ये देखिए लाइसोसोम्स है, न्यूक्लियाई है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है। ये देखिए ये सारा चीज़ जो है ये क्या है, डबल मेम्ब्रेन है, ये है सिंगल मेम्ब्रेन। ये कह रहा है इंक्लूड बाय सिंगल मेम्ब्रेन, तो लाइसोसोम हो जाएगा। देखिए ये लाइसोसोम हो जाएगा, ये लाइसोसोम हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स किसको कहेंगे, द वैक्यूल इज मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में रहेगा, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस रहेगा। ठीक है, तो ये क्या क्या रखेगा, वैक्यूल्स में क्या क्या रहेगा, वाटर रहेगा, वाटर वैक्यूल्स हो सकता है, सैप रहेगा, सैप वैक्यूल्स हो सकता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रहेगा, मटेरियल्स नॉट यूजफुल टू दी सेल्स। जो भी मटेरियल्स जो सेल के लिए यूजफुल नहीं रहेगा वो क्या करेगा, वैक्यूल में डाल देगा। इन प्लांट सेल्स में जो है क्या होगा, वैक्यूल जो है 90% जो है सेल के वॉल्यूम का 90% जो है प्लांट में जो है वैक्यूल कंटेन करता है, मात्र 10% में साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक है, और तो साइटोप्लाज्म में ही और ऑर्गेनेल्स रहेगा ना, तो अकेले जो है ये 90% जो है प्लांट में जो है वॉल्यूम को छेक लेता है। तो द वैक्यूल इज बाउंड बाय ए सेलेक्टिवली परमिएबल सिंगल मेम्ब्रेन एंड कॉल्ड टोनोप्लास्ट। लेकिन ये जो वैक्यूल्स का जो मेम्ब्रेन होता है, ये वैक्यूल्स हो गया, इसका जो ये मेम्ब्रेन होगा वो यूनिट मेम्ब्रेन होगा। यूनिट मेम्ब्रेन होगा मतलब ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होगा, रियल मेम्ब्रेन होगा। ठीक है,
इसको क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट कहेंगे। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ a number of ions and other materials against concentration gradient in the vacuoles. Hence, their concentration is significantly higher in vacuole than in cytoplasm. ये क्या करेगा, टोनो प्लांट में जो है टोनोप्लास्ट जो रहता है उसका मेम्ब्रेन रहता है, वो क्या करेगा कि बहुत सारा जो आयंस है और बहुत सारा मटेरियल्स जो है जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जो है उसके अंदर जो है जाने में मदद करेगा। तो उसमें क्या होगा, उस सब का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। जब ये मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आयन है तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट में जाएगा, इसमें कोई चीज़ इसमें जमा हो रहा है तो ये बाहर जो साइटोप्लाज्म है, बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसमें तो कम होगा ना, तो इसका कंसंट्रेशन जो है इसके कंसंट्रेशन से ज़्यादा होगा, वही बोल रहा है। वैक्यूल्स आर ऑल्सो कॉल्ड सब वैक्यूल्स, वैक्यूल्स को सब वैक्यूल्स भी कहते हैं। On the basis of purgence of contents and functions, vacuoles are of following types: contractile vacuoles, food vacuoles and air vacuoles। ये सब भी उसका टाइप है। तो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स मेनली जो है फ्रेश वाटर प्रोटिस्टन और ऑर्गन सेल्स में रहेगा। फाउंड मोस्टली इन फ्रेश वाटर प्रोटिस्टन एंड ऑर्गन। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स टेक पार्ट इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो है मेनली फ्रेश वाटर जो प्रोटिस्टन्स है या ऑल्गल सेल्स है उसमें पाया जाएगा और ये ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करेगा। जैसे अमीबा है, अमीबा क्या है, अमीबा प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टन ग्रुप में आता है। तो ये क्या करेगा, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स इसका जो है ओस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करेगा। ठीक है। और फूड वैक्यूल्स किसको कहेंगे, देखिए फूड वैक्यूल्स इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्टन फैगोसाइट्स ऑफ हायर एनिमल्स। प्रोटिस्ट में हो गया या जो फैगोसाइट्स है हायर एनिमल्स में, जैसे मोनोसाइट्स मोनोसाइट्स वगैरह है, वो क्या करेगा, खा लेगा जो भी बैक्टीरिया वायरस होगा या कोई मर गया एंटी पार्टिकल्स उसको खा लेगा। तो वो फैगोसाइट्स क्या करेगा, वो फूड वैक्यूल्स का निर्माण करेगा। तो फूड वैक्यूल्स क्या करेगा, वो फूड वैक्यूल्स किसके द्वारा बनेगा, फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय इनगल्फिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। फूड वैक्यूल्स बनेगा किस में, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ कर लेगा, खा लेगा। तो फूड वैक्यूल्स इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ फैगोजम एंड लाइसोजम। फैगोजम और लाइसोजम दोनों फ्यूज करके बन जाएगा फूड वैक्यूल्स। अब नेक्स्ट है एयर वैक्यूल्स। एयर वैक्यूल्स क्या है, इसको गैस वैक्यूल्स या स्यूडो वैक्यूल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो है, मतलब ट्रूली मेम्ब्रेन बाउंड नहीं कहा जाएगा, ये प्रोटीन के मेम्ब्रेन से घिरा रहता है। ठीक है, इसमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो है घिरा नहीं रहता है। ठीक है, ये मेनली जो है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ब्लू गिनल्गी हो गया, पीपीएलओ हो गया, ये सब में जो है एयर वैक्यूल्स पाया जाएगा। ये क्या करेगा, बुयांसी जो है उसको, मतलब जैसे पानी है, पानी में कोई चीज़ रह रहा है उसमें एयर वैक्यूल्स है तो उसको क्या करेगा, ऊपर उठाएगा। बुयांसी जो होता है ऊपर उठाएगा, पानी है उसमें जो है ऐसे ऊपर उठाने में उसको मदद करेगा, मेनली प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चंस है, सेलेक्ट दी करेक्ट
करेक्ट मैचिंग इन द फॉलोइंग पेयर्स। ये जो पेयर्स है इसका करेक्ट मैचिंग जो है करना है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस ऑफ लिपिड। तो ये लिपिड का जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखे हैं ना, पढ़े हुए हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है लिपिड के सिंथेसिस में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट है द गोल्गी कॉम्प्लेक्स प्लेज ए मेजर रोल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स किस चीज़ में मेजर रोल निभाता है? फर्स्ट है एज एनर्जी ट्रांसफरिंग ऑर्गेनेल्स, बी है इन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलेशन ऑफ लिपिड्स, थर्ड है in the trapping of light and transforming it to chemical energy, D है in digesting proteins and carbohydrates। तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स मेनली जो क्या करता है, प्रोटीन को मॉडिफाई करता है और ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ लिपिड्स मतलब ग्लाइकोलिपिड्स का निर्माण करता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है, बी हो गया करेक्ट आंसर। अब आपका नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इन द फिगर करेक्टली मैच विथ इट्स फंक्शंस। ये जो फिगर हो गया तो इसमें क्या क्या है, इसको कह रहा है इस फिगर में जो है इसके फंक्शन से जो ऑर्गेनेल्स दिया हुआ है उसके फंक्शन से कौन कौन मैच कर रहा है। तो गोल्गी अपैरेटस तो है नहीं इसमें। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, यही सही होगा। नेक्स्ट है क्या, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोप्रोटीन इसका काम नहीं है और गोल्गी अपैरेटस प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता है। तो आंसर कौन हो जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करेगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है ये मेजर साइट ऑफ सिंथेसिस ऑफ लिपिड, लिपिड देखते ही ये सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, तो आंसर हो जाएगा सॉफ्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट important site for formation of glycolipids and glycoproteins, ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे आया वो गोल्गी अपैरेटस हो गया, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा गोल्गी अपैरेटस। नेक्स्ट हो गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो है कौन पार्ट नहीं है, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स तो है, पेरोक्सीजोम नहीं है, वैक्यूल्स है, लाइसोजोम्स है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेरोक्सीजोम्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका आइडेंटिफाई द कंपोनेंट लेवल ए बी सी एंड डी इन द डायग्राम बिलो फ्रॉम द लिस्ट 1 to 8 गिवन अलॉन्ग विथ कंपोनेंट। फर्स्ट है सिस्टर्नी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मैट्रियल मैट्रिक्स, सेल वैक्यूल्स एंड न्यूक्लियस। तो ये देखिए ये फिगर है, तो सी में क्या है ये देखिए न्यूक्लियस है, ए में क्या है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, डी में क्या है साइटोप्लाज्म है, बी में क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो सबसे पहले ए को देखेंगे तो ये क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, सॉरी ये स्मूथ नहीं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक 5 है तो ए का 5 हो जाएगा, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो ए का 5 हो जाएगा। तो ए का 5 ये है और ये है, तो आंसर ये होगा चाहे ये होगा। और बी में क्या है, बी में देखिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है,
तो बी में क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, ये है 4 में, तो बी का 4 होगा, तो बी का 4 होगा, तो बी का 4 ये हो गया, तो आंसर ये होना चाहिए। सी का 8 है, सी का 8, तो सी का 8 का मतलब न्यूक्लियस, ठीक है, और डी का 3, डी का 3 का मतलब हो गया, डी का 3 मतलब साइटोप्लाज्म। तो देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म, तो आंसर क्या हो गया, ए हो जाएगा, आंसर हो गया ए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।